बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए टॉप 100 प्रश्न जो हिंदी से संबंधित है। तो इस वीडियो में आप लोग को 2026 में तैयारी के लिए आप लोग को एक नया मॉडल सेट है जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, आज आप लोग के बीच हमने लाया है। इसको आप लोग को पूरी अच्छी तरह से याद कर लेना है और इसको आप लोग को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो इस दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आंसर हो जाएगा हतोत्साहित करना दिल छोटा करने का अर्थ होता है। हिम्मत हारना या निराशा होना जिसे हतोत्साहित होना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही प्रिय होना। आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का क्या होता है? क्वेश्चन का आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो लाल पीला होना का अर्थ होता है क्रोधित होना। क्रोधित होना लाल पीला होना का अर्थ होता है। गोद में सोने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? गोद में सोने वाले के लिए एक शब्द अंकशाई होता है। अंकशाई मीन्स होता है गोद में सोने वाला। देखिए इसी तरह से हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा है, शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है। सभा शब्द है। सभा क्या है? तो सभा भी एक स्त्रीलिंग है। सभा लग गई, सभा लग गई। तो सभा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। इसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग को भी आप लोग को अच्छी तरह से कर लेना है। परीक्षा शब्द का लिंग कौन सा है? परीक्षा शब्द का कौन सा लिंग है? तो परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो रही है, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द ही है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि घी शब्द है। घी शब्द है तो घी जो है एक पुल्लिंग शब्द है। घी एक पुल्लिंग शब्द है। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते चलिएगा। देखिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अग्नि का प्रवाची शब्द क्या होता है? अग्नि का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलिएगा कि अग्नि का प्रवाची शब्द होता है पावक। पावक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते चलिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। कमल का प्रवाची शब्द क्या होता है? कमल का प्रवाची शब्द सरोज होता है। कमल का प्रवाची शब्द सरोज होता है। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द होगा बचाल। और इसका जवाब आप हमारे कमेंट में दे सकते हैं। जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या होता है? जल में रहने वाली सेना का एक शब्द नौसेना होता है। नौसेना जल में जो जल में रहकर देश की रक्षा के लिए सेवा करता है उसे नौसेना कहा जाता है। तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो तीव्र बुद्धि वाले के लिए कुशाग्र बुद्धि एक शब्द होता है। देखिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को याद करते चलना है कि कमल नयन कौन सा समास है? तो समास का मैंने आप लोग के बीच ट्रिक ला दूंगा, आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। कमल नयन शब्द कौन सा समास है? तो कमल नयन जो है वो कर्मधारय समास है। कमल नयन कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन शब्द कौन सा समास है? आजीवन शब्द जो है वो कौन सा समास है? तो आजीवन अपव्ययी समास है। अग्रज अनुज शब्द कौन सा समास है? अग्रज अनुज शब्द कौन सा समास है? देखिए अग्रज अनुज शब्द जो है वो द्वंद्व समास है। अग्रज अनुज शब्द जो है वो द्वंद्व समास है। नवरत्न शब्द कौन सा समास है? नवरत्न शब्द जो है देखिए जिसके आगे जिस शब्द के आगे संख्यावाचक लगा रहे वो द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है। इसको आप लोग को याद रखना है। नवरत्न शब्द द्विगु समास है।
आयुष्मान का परवाची शब्द क्या होता है? आयुष्मान का परवाची शब्द क्या होता है? इसका आंसर होगा आयुष्मान का परवाची शब्द चिरंजीवी होता है। आयुष्मती, देखिए आयुष्मती चिरंजीवी, आप लोग शादी का कार्ड देखे होंगे, उससे आप लोग पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि, धरा, धरती, भू और वसुधा भी होता है। तो सारा आप लोग को याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं। दिगंबर शब्द के संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद जो होगा, ऑप्शन ए दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर दिगंबर का सही संधि विच्छेद होता है। यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद यश जोड़ दा, यश जोड़ दा। ये VVI इम्पोर्टेंट है, सारा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद यश जोड़ दा होता है। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोबल शब्द का संधि विच्छेद होगा तपह जोड़ बल, तपह जोड़ बल होता है तपोबल। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद वार्ता जोड़ अलाप, वार्ता जोड़ अलाप वार्तालाप शब्द का सही संधि विच्छेद होता है। महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ऑप्शन डी महाजोड़ ईस मिस होता है महेश, और इसका महेश शब्द जो है वो संधि विच्छेद गुण संधि का उदाहरण है। इसका महा के अंत का आ और इसका आरंभ ई से बनता है और ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं, इसलिए इसे महेश शब्द बनता है। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। कली होगा, कोमल होगा, कुसुम हो गया या मुकुल हो गया। तो कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। स्तुति शब्द का विलोम क्या होता है? स्तुति शब्द का विलोम निंदा होता है। स्तुति मीन्स होता है किसी को प्रशंसा करना, लेकिन निंदा मीन्स होता है किसी को घृणा भाव से देखना। नेक्स्ट, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ शब्द का कनिष्ठ मीन्स होता है छोटा, तो इसका विलोम जो होगा वो ज्येष्ठ होता है। कनिष्ठ मीन्स छोटा है तो ज्येष्ठ मीन्स सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरंग शब्द का विलोम क्या होता है? अंतरंग शब्द का विलोम क्या होता है? तो अंतरंग शब्द का अर्थ होता है भीतर का या आंतरिक, इसका विलोम का होता है बहिरंग। अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग और बहिरंग का अर्थ होता है बाहर का या बाहरी। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तिमिर शब्द का विलोम होगा प्रकाश, तिमिर का प्रकाश है। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है? देखिए कृष्ण के बारे में आ गया। कृष्ण शब्द का विलोम जो होता है वो शुक्ल होता है। देखिए कृष्ण पक्ष है, उसका उल्टा होगा शुक्ल पक्ष। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? विज्ञान शब्द में देखिए विज्ञान, देखिए ऐसा शब्द खोजना है कि जिसको आगे लगने से एक नया शब्द बना दे। देखिए यहाँ पर बी है और ज्ञान है, तो ज्ञान एक शब्द है और यहाँ पर आगे बी लग गया, इसीलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी विज्ञान होगा। जो आगे लगकर एक नया शब्द बना दे वो उपसर्ग होता है। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पूरा जोड़ तन, पुरातन, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर होगा पुरातन यानी पूरा जोड़ तन। आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन सा है? आदिकाल शब्द में उपसर्ग आदि है, आदि जोड़ काल आदिकाल होता है। ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? देखिए प्रत्यय मीन्स होता है कोई भी शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बना दे उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो मामा जोड़ एरा जो होगा वो ममेरा बन जाएगा, तो मामा जोड़ एरा ममेरा होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? पढ़ा जोड़ आई,
पढ़ जोड़ आई, तो आई जो है वो पढ़ाई बना देता है। दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन होगा? तो इसका जवाब अगर आप लोग आगे समझ गए होंगे तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के बीच है, शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होता है? शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होता है? तो देखिए आप लोग अगर विशेषण पढ़े होंगे तो इसका जवाब दे सकते हैं। तो शास्त्र शब्द का विशेषण शास्त्रीय होता है। रंग शब्द का विशेषण क्या होता है? रंग शब्द का विशेषण रंगून, रंगरेज, रंगबाज या रंगीन। देखिए जो रंग शब्द का विशेषण होता है वो रंगीन होता है। वेद शब्द का विशेषण क्या होता है? वेद शब्द का विशेषण क्या होता है? तो वेद शब्द का विशेषण वैदिक होता है। वेद शब्द का विशेषण वैदिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? आचार्य शब्द में देखिए आचार्य जो हैं वो कोई जाति है, कोई जाति है, तो आचार्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा है? चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए चतुराई किसी का भाव बतला रहा है। चतुराई शब्द चतुर व्यक्ति के गुण या भाव को दर्शाता है, इसलिए चतुराई जो है वो भाववाचक संज्ञा हो गया। गुच्छा शब्द कौन सी संज्ञा है? गुच्छा शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा शब्द किसी एक वस्तु ही नहीं बल्कि एक प्रकार के वस्तु के समूह का बोध कराता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। प का उच्चारण स्थान क्या होता है? प का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। प का उच्चारण स्थान ओठ हो जाएगा। द वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। द वर्ण का उच्चारण स्थान देखिए द से दंत, द से दंत, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। क का उच्चारण स्थान क्या होगा? क का उच्चारण स्थान देखिए क से, याद रखिएगा कि क से कंठ हो जाएगा। क से कंठ होता है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन कौन होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये आपादान कारक का उदाहरण होता है। इसमें अलग होने के लिए, भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है, इसलिए यह आपादान कारक होता है। करण कारक का चिन्ह क्या होगा? करण कारक का चिन्ह क्या होता है? तो करण कारक का चिन्ह से द्वारा होता है, से द्वारा होता है। बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन सी है? इसका भी आप लोग आंसर का जवाब आंसर दे सकते हैं। आंसर जो हो जाएगा वो बातचीत होगा। बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी जो है वो किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो इसका जो आंसर होगा उसने कहा था। उसने कहा था में सूबेदारनी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है, जिसमें वह महिला मुख्य किरदार पात्र है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कहानी चरित्र प्रधान है। चरित्र प्रधान उसने कहा था कहानी का प्रकार है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो सिमरिया बिहार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो किस युग के कवि थे? आंसर होगा छायावादेतर युग का कवि रामधारी सिंह दिनकर जी थे। निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन का उल्लेख है। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो गैंग्रीन का उल्लेख है रोज में किया गया है। यार यही सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रोज कहानी शीर्षक के नायिका कौन है?
रोज कहानी शीर्षक के नायिका मालती है। रोज कहानी का मुख्य नायिका का नाम मालती ही है। अज्ञे का पिता का नाम क्या था? अज्ञे का पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञे का पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। चौर कैसे ताल हैं? चौल जो हैं वो कैसे ताल हैं? तो चौल एक प्रकार का उथले ताल हैं। बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? बिस्नी जो है वो किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? आंसर होगा सिपाही की माँ की पात्रा बिस्नी है। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर वो सदानीरा के निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? बहुजन संप्रेषण के माध्यम के लिए रचयिता जो हैं वो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक की रचयिता कौन हैं? दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश की और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? ओम प्रकाश और कलीराम जो हैं वो किस शीर्षक पाठ के हैं? तो देखिए वो जो ओम प्रकाश और कलीराम जो हैं वो जूठन शीर्षक पाठ के पात्र हैं। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह जो कथन है वो मलयज की कथन है। मलयज इस प्रश्न का सही जवाब होगा और यह कथन जो है वो मलयज की डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? देखिए पुनः क्वेश्चन यही क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसको समझ गए हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तिरिच शीर्षक कहानी जो है वो जादुई और यथार्थवादी कहानी का रचना है। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन सी है? जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन सी है? तो जे कृष्णमूर्ति की रचना जो है वो शिक्षा है। लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति एक विश्व शिक्षक थे। लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति एक विश्व शिक्षक थे। ओराव भाषा में धांगड़ शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ओराव शब्द में धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। धांगड़ मीन्स होता है भाड़े का मजदूर। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? आंसर होगा वो सदानीरा में गंडक नदी का चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के आसीन पद पर भी रहे हैं? इसका जो आंसर होगा भागलपुर विश्वविद्यालय में। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? आंसर होगा निबंध विद्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, यह युक्ति है। देखिए स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, यह युक्ति है। यह युक्ति है तो यह युक्ति जो है वो बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता उषा है। उषा कविता प्रकृति का वर्णन से संबंधित है जिसमें सुबह की प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर
सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक और शेयर करते रहना है और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के और मैं वीडियो आप लोग के बीच ला सकूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। मुक्ति बोध का पूरा नाम होता है गजानन माधव मुक्ति बोध। तो इस प्रश्न का आंसर होगा गजानन माधव मुक्ति बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे। देखिए ज्ञानेंद्रपति जो हैं वो किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे। तो आंसर होगा कारा अधीक्षक। कारा अधीक्षक के पद पर ज्ञानेंद्रपति कार्यरत थे। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो गांव के घर का आंसर होगा ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति गांव के घर शीर्षक कविता के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। उषा शीर्षक कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर होगा राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। कवि भूषण की कविता में कौन सी रस पाया जाता है। आंसर होगा वीर रस। कवि भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन सी है। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन सी है। आंसर होगा कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान श्योपुर। श्योपुर जो एमपी में है। श्योपुर जो एमपी में हुआ था। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है। पुत्र वियोग जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। देखिए इसका जो आंसर होगा मेरा खोया हुआ खिलौना जो है वो पुत्र वियोग शीर्षक पाठ से लिया गया है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। पंचायती राज में जैसे खो गए मेरे पंच परमेश्वर यह जो आंसर होगा मेरे गांव का घर की शीर्षक कविता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के नायक कहाँ के रहने वाला है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के नायक जो हैं वो भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक जन जन का चेहरा एक की का शीर्षक कविता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक जो हैं वो भूषण की द्वारा रचित है। कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है। कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है। आंसर होगा कड़बक। कवि जायसी की रचना कड़बक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है। चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि है। आंसर होगा प्रेम मार्गी। जायसी प्रेम मार्गी भक्ति शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किस काल के कवि हैं। सूरदास जो हैं वो किस काल के कवि हैं। सूरदास भक्ति काल के हिंदी साहित्य के सगुण भक्ति धारा को कृष्ण शाखा के महान कवि हैं। पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित कहाँ से संकलित है। देखिए पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है। तो ये सूरसागर से संकलित है। सूरदास के पदों का संकलन उनके प्रमुख ग्रंथ सूरसागर से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सी है। तुलसीदास द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सी है। इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए कि तुलसीदास के रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सी है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच जा रहा है कि निम्न में से लोकनायक किसे कहा जाता है। तो लोकनायक किसे कहा जाता है
इसका जो सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है। वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता भी थे। तो लोकनायक के आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी तरह के और मैं वीडियो ला सकूं तो सबसे पहले आप लोग को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।